नमस्कार, स्वागत सभी का पुनः एक और बार वीडियो में। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की हो रही थी बातचीत। वीडियो का पार्ट 2 आप देख रहे हैं। पहला पार्ट आपने देख लिया है, किस विषय में कितनी सीटें हैं एमफिल और पीएचडी में। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 1920 का आया है फॉर्म, जिसका वीडियो आप कंप्लीट देख चुके हैं। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एमफिल का क्राइटेरिया अलग है, पीएचडी का अलग है। नेट जेआरएफ के अलग अलग मार्क्स हैं। यदि आप नेट क्वालिफाई है तो अलग लाभ मिलेगा आपको। एमफिल क्वालिफाई हैं तो अलग लाभ मिलेगा आपको। यदि आप गेट क्वालिफाई हैं या सेट क्वालिफाई हैं तो उसका अलग लाभ मिलेगा आपको। और यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो उसका आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। एमफिल में अलग बेनिफिट्स है, पीएचडी में अलग बेनिफिट्स हैं। दोनों ही बेनिफिट्स अलग अलग है, तो अलग अलग आपको बताऊंगा कि मिक्स ना हो, क्योंकि हो सकता है कुछ कैंडिडेट एमफिल में अप्लाई करें, कुछ हो सकता है पीएचडी में अप्लाई करें, या कुछ दोनों में अप्लाई करें। लेकिन जो दोनों में अप्लाई करेंगे, अगर उनका एग्ज़ाम एक ही दिन एक ही समय पड़ गया, तब आपको एक एग्ज़ाम को छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये आपको तय करना है कि आपको एमफिल भरना है या पीएचडी के लिए भरना है। ठीक, पहले हम बात करेंगे एमफिल की। ऑर्डिनेंस की कॉपी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ऑर्डिनेंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑर्डिनेंस नंबर 123 वी है, यानी कि 5 है। 123 को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एमफिल और पीएचडी दोनों का ऑर्डिनेंस है। अप्लाई करने के लिए एमफिल में आपका मास्टर्स में 55% होना चाहिए। यदि आप ओबीसी विदाउट क्रीमी लेयर हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं, और यदि आप नॉन क्रीमी लेयर हैं ओबीसी में, एससी हैं, एसटी हैं, पीएच है, एससी हैं, एसटी हैं और पीएच है, और नॉन ओबीसी है और एमबीसी है, तो आप 55 नहीं 50% पे अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएसपी। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन नंबर ऑफ परसेंटेज का एमफिल के अंतर्गत। ठीक, यदि आप एमफिल में कर रहे हैं अप्लाई, यदि आप एमफिल में कर रहे हैं अप्लाई, और यदि आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप नेट क्वालिफाई हैं, एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप यदि नेट क्वालिफाई है या फिर सिलेक्ट क्वालिफाई है या फिर गेट क्वालिफाई है, ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप एमफिल में कर रहे हैं अप्लाई, यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, सिलेक्ट क्वालिफाई है, गेट क्वालिफाई हैं और आप इंस्पायर स्कॉलर है, तो आपको 5 नंबर अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, एमफिल में यदि आपके पास जेआरएफ है, अप्लाई करते वक्त यदि एमफिल में कर रहे हैं अप्लाई और आपके पास जेआरएफ है, चाहे आपका जेआरएफ यूजीसी का हो, चाहे आपका जेआरएफ सीएसआईआर का हो, दोनों में से कोई भी जेआरएफ आपका हो, तो आपको 5 नहीं बल्कि 10 नंबरों का लाभ मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा जो भी बच्चे एमफिल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये मैंने आपको 2 चीजें बताई। अब बात करते हैं पीएचडी को लेकर। पीएचडी में 55 का ही क्राइटेरिया रखा गया है, जर्नल के लिए, ओबीसी विदाउट क्रीमी लेयर के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी क्रीमी लेयर, एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 50% का क्राइटेरिया रखा गया है अप्लाई करने के लिए मास्टर्स में। एक बात का और ध्यान रखिएगा, यदि आप अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं या अंतिम सेमेस्टर में हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एमफिल में भी, पीएचडी में भी। इसका मतलब जिनका रिजल्ट नहीं आया है वे सभी कैंडिडेट भी एमफिल और पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को विशेष रूप से समझ लीजिए और सुन भी लीजिए। ठीक, ये सब हो गया क्राइटेरिया। अब आपसे कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात भी कर लेता हूं। ठीक है, अभी कुछ भी तो रह गई पीएचडी में, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है, उनको भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट से मतलब पहला क्राइटेरिया, आपको 5 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा पीएचडी में। यदि अप्लाई करते वक्त आपके पास इंस्पायर स्कॉलर का सर्टिफिकेट है, गेट का सर्टिफिकेट है, सिलेक्ट का सर्टिफिकेट है या फिर नेट का सर्टिफिकेट है, चाहे नेट आपका यूजीसी का हो या सीएसआईआर का हो, आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक, इसके अलावा यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। लेकिन यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं और एमफिल भी कर चुके हैं तो आपको 17 नंबर मिलेंगे, 7 नंबर एमफिल के, 10 नंबर जेआरएफ के। यदि आप एमफिल क्वालिफाई हैं
और नेट क्वालिफाई है तो 7 और 5 12, 7 और 5 टोटल हो गए 12, तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। यानी कि एमफिल पास कैंडिडेट को 7 नंबर मिलेंगे, नेट पास कैंडिडेट को 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, जेआरएफ कैंडिडेट को 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिन बच्चों का गेट है, स्लेट है, इंस्पायर स्कॉलर है, उनको भी 5-5 नंबर दिए जाएंगे। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो आपको मिलने वाला है। अब बात कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, उसको भी सुन लीजिए। सबसे पहली चीज, चाहे आप एमफिल भरें या पीएचडी भरें, पहले आप क्वालिफाई परसेंटेज सुन लीजिए। पहले पेपर में यदि आप 40% अंक लेकर आए हैं और दूसरे पेपर में यदि आपके 40% नंबर आए हैं, और यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं और ओबीसी कैटेगरी में विदाउट क्रीमी लेयर हैं, तो आप प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाई माने जाएंगे इंटरव्यू के लिए। लेकिन यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 40 नहीं 35 से लेकर 40% यदि आपका आता है तो आप प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण समझे जाएंगे, माने जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है 50 और 45 का रेशियो होता है। इस यूनिवर्सिटी में 10% और कम कर दिया गया है, 45 को 35 कर दिया गया है, 50 को 40 कर दिया गया है। यानी कि बहुत अच्छा मौका है और सीटों की संख्या तो बम्पर है। आप सभी, यानी कि बम नहीं है, बेहतरीन है, ज्यादा से ज्यादा है। शब्दों पे गौर फरमाइएगा, शब्दों के अर्थ को नकारात्मक मत लीजिएगा, ये आपसे मेरी अपील है। ठीक, 40% का क्राइटेरिया हो गया। और इसके अलावा चाहे आपका सिलेक्शन एमफिल में हो या पीएचडी में हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आप टीचर्स कैटेगरी में आते हो, आपको कोर्स वर्क करना मैंडेटरी है, जरूरी है, विथ 75 अटेंडेंस के साथ, 75% अटेंडेंस के साथ। मान लीजिए एक महीने में यदि आपकी 24 दिन कक्षाएं लगती हैं, तो 24 कक्षाओं का 75 आप निकालिएगा, लगभग कितना निकलेगा 75 का, लगभग 24 का निकलेगा 80, 18। तो आपको उन 24 में से 18 क्लासेस लेनी होगी। यदि 1% भी कम होती है तो आपकी उस महीने की अटेंडेंस कंसीडर नहीं की जाएगी और आपको स्कॉलरशिप का भी नुकसान हो सकता है, एग्जाम में बैठने से रोका भी जा सकता है और आपका ईयर बैक भी लग सकता है। इसीलिए चाहे आप टीचर्स कैटेगरी में अप्लाई करें, चाहे एमफिल के लिए अप्लाई करें, चाहे पीएचडी के लिए अप्लाई करें, इस बात का ध्यान रखिएगा, अटेंडेंस कोर्स वर्क में इतना परसेंटेज होना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। यानी कि जरूरत नहीं है, जरूरी है, इस बात को समझ लीजिए। और ये अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया सभी यूनिवर्सिटी में यूजीसी बहुत सख्ती से लागू करती है, चाहे स्टेट में पढ़ रहे हैं आप, चाहे सेंट्रल में, चाहे प्राइवेट में, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी में। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगले नियम की बात कर लेते हैं, यानी कि आपका एग्जामिनेशन। प्रवेश परीक्षा में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, चाहे आप एमफिल में हो के लिए अप्लाई करें या पीएचडी के लिए। ठीक है, पहले पेपर में 50 क्वेश्चन रहेंगे या 100 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा ही कुछ, मैं फिर भी देख लेता हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, आप मुझे मार डालेंगे भैया। हाँ, 200 है, ठीक है। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन है, दूसरे में भी 100 क्वेश्चन रखे गए, यानी कि 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपके पहले पेपर के। पहले पेपर का सिलेबस मैं आपको बता दूंगा, इसी वीडियो में बता दूंगा, अलग से वीडियो बनाऊं अच्छा नहीं है, आप इसी में देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नहीं तो वेबसाइट पर जाएंगे, वहां भी आप सिलेबस को देख लेंगे, आपको बहुत कुछ वहां से मिल जाएगा। ठीक है, जो यूजीसी नेट का पेपर है ना, जो यूजीसी नेट का पहला पेपर है, जो कॉमन पेपर होता है, जिसमें टोटल 10 यूनिट होती हैं, रिसर्च मेथोलॉजी है, हाइपोथेसिस है, आईसीटी है, हायर एजुकेशन है, एनवायरमेंटल है, रीजनिंग है, रीजनिंग के तीनों पार्ट्स हैं, उसमें नंबरिंग है, न्यूमेरिकल है, उसमें डीआईबी है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो टोटल जो 10 यूनिट हैं, यूजीसी का पेपर हो या फिर सीएसआईआर का पहला पेपर हो, उसका जो पहले पेपर का सिलेबस है, सेम टू सेम एज इट इज पहले पेपर का सिलेबस यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का वही रखा गया है। पीडीएफ फाइल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और ध्यान से उसका अध्ययन भी कर लीजिएगा। जो सेकंड पेपर है आपका, जो आपके सब्जेक्ट का होगा,
उसके अंदर भी 100 क्वेश्चन रखे जाएंगे और उसके अंदर भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि दोनों ही पेपरों के जो भी अंक रहेंगे, आपके जो भी गलत रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 200 नंबरों का पेपर होगा, मैंने आपको बताया, 40 एक में 40 दूसरे में, यानी कि 80, यानी कि आपके यदि 200 में से 80 क्वेश्चन सही होते हैं और आप यदि जनरल कैटेगरी में हैं, ओबीसी विदाउट क्रीमी लेयर हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। यदि आप कैटेगरी में हैं तो आपके 70 क्वेश्चन यदि ठीक होते हैं तो आपको बुलाया जाएगा। मेरिट ऊपर नीचे यदि होती है तो उसकी सूचना आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। हम थे एग्जामिनेशन के पैटर्न पर, पहले पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरे में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक बात जो एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, वो ज्यादा अच्छी है कि पेपर का जो मीडियम है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है। सोशल साइंस के चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे लैंग्वेज के सब्जेक्ट हो, और कुछ सब्जेक्ट जो साइंस के हैं उसके अंदर भी पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है। ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा 38 सब्जेक्ट में से कि किसका पेपर हिंदी में आता है, किसका अंग्रेजी में। इसके लिए अब वेबसाइट पर जाइएगा, पुराने पेपरों का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से पुराने पेपरों को देखिएगा, समझिएगा किस एरिया से और किस फील्ड से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ज्यादा आते हैं, किस टाइप्स के सवाल आते हैं, उसको समझिएगा, देखिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा। इस वीडियो में बस कुछ इतना ही। एलिजिबिलिटी आपने सुन ली, परसेंटेज सुन लिया, मेरिट सुन लिया आपने, नेट वालों को, जेआरएफ वालों को, एमफिल वालों को, सेट वालों को, गेट वालों को क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में बता दिया। एक सवाल आपके मन में जरूर उठेगा कि हम नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, एमफिल हैं, गेट हैं, सेट हैं, तो क्या हमको प्रवेश परीक्षा से छूट मिलेगी, यानी कि क्या हम एग्जामिनेड कैटेगरी में आएंगे। नोटिफिकेशन में, प्रोस्पेक्टर में, वेबसाइट पे कहीं कोई शब्द नहीं लिखा है एग्जामिशन का, एग्जामिनेड का, यानी कि किसी को भी एग्जामिनेड नहीं रखा गया है प्रवेश परीक्षा से, चाहे आप टीचर्स कैटेगरी में अप्लाई करें, चाहे आप स्टूडेंट कैटेगरी में अप्लाई करें। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे पहले ही स्टेप में आपसे पूछेगा कि फॉर्म अप्लाई करने वाला स्टूडेंट है या टीचर्स है, तो ध्यान से उस ऑप्शन को भरिएगा, नहीं तो एक गलती आपका, क्योंकि आपने फॉर्म यदि गलत भर दिया ना तो सब कुछ गलत हो जाएगा। और फॉर्म के गलत होने से आप जिस मानसिक दबाव में जाएंगे, जिस संकीर्णता में जाएंगे, उसका समाधान किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं होगा, कोई काउंसलर उसकी काउंसलिंग नहीं कर पाएगा। इसीलिए फॉर्म को चाहे आप कैफे से भरें या अपने आप भरें, खुद बैठकर भरवाइएगा कैफे वाले से भी। कैफे वाले ने पीएचडी नहीं करा है, कैफे वाले को नहीं पता है रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, सिनॉप्सिस क्या होता है, फॉर्म में कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं। कैफे वाला तो उसको टिक कर देगा, यस कर देगा, फॉर्म गलत आपका होगा, और बाद में पता लगा आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आया, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। इसीलिए फॉर्म को चाहे कैफे वाले के पास से भरवाइएगा या खुद भरिएगा, दोनों परिस्थितियों में आप मौजूद रहिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, 11 अक्टूबर से पहले फॉर्म को भर दीजिएगा और फीस को जमा कर दीजिएगा, और 15 अक्टूबर तक हार्ड कॉपी को बाय पोस्ट भेज दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 29 अक्टूबर को आपकी प्रवेश परीक्षा है और नवंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में आपके साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी कंडक्ट कर दिए जाएंगे। सोचा तो ये था वीडियो को 3 पार्ट में शूट करूंगा, लेकिन सेकंड वाले पार्ट में ही 4 चीज़ों को मैंने इंक्लूड कर दिया। एग्जाम को लेकर भी, क्राइटेरिया को लेकर भी, कुछ मैंने बकवास भी करी, कुछ यहाँ वहाँ की बातें भी करी, उसको कर दीजिएगा रिमूव अपने दिमाग से। और जो आपके मन में अब सवाल पैदा हो उस सवाल को कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के विषय में तो मत पूछिएगा, कोर्स के विषय में जो सूचना दी है उसके विषय में तो आपका जवाब दे दूंगा, और सवाल अपना हिंदी में करा करिए। अंग्रेजी से आपत्ति नहीं है कि समझ में कम आती है मुझे, और जब चीज़ें समझ में कम आएगी तो आपको जवाब मैं उस तरीके से दे नहीं पाऊंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने अपने जीवन का ये 10 से 15 मिनट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है, सलाम है। और अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, परिवार के पास रहिए, पुस्तकों के पास रहिए और शारीरिक दूरी बनाए रखिए। कोविड अभी खत्म नहीं है, थोड़ा कहीं ज़्यादा कहीं कम बढ़ता भी जा रहा है, सिकुड़ता भी जा रहा है। अपने ज्ञान के सागर के अंदर जितनी डुबकियां लगा सकते हैं लगाइए, उस गोताखोर की तरह जो सोच के सागर में डूबकर सीप जैसे ज्ञानवर्धक मोती निकाल कर लाता है। क्योंकि अब आप भी रिसर्च रूपी सागर में डुबकी लगाने के लिए उसके तट पर पहुंच चुके हैं।
किनारे पर पहुंच चुके हैं, मुहाने पर खड़े हैं। अब आपको तय करना है कि आपकी छलांग कितनी ऊंची होगी, कितनी गहरी होगी। यह आपका अध्ययन और आपका परिश्रम ही तय करेगा। मिलता हूं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और यूनिवर्सिटी के अपडेट के साथ, सूचना के साथ। आपके पास कोई सूचना हो तो जरूर शेयर कीजिए। वीडियो बनने वाला होगा तो जरूर बनाया जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक करना हो तो लाइक करिए, डिसलाइक करना हो तो डिसलाइक करिए। जो भी करना है आपको करना है। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं, अब जिम्मेदारी आपकी है। जय हिंद, जय भारत, सलाम।